हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर अब हम लोग यूपीपीएससी, आरओ और इसके अलावा जो भी एग्जामिनेशन लगे हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज जो कि होने वाली है, जिसमें हम लोग घटना चक्र की जो दृष्टि मैगजीन आती है उसको हम देख रहे हैं। उसी सीरीज का ये अगले वीडियो जो कि होने वाला है और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप लोग प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग नेशनल न्यूज़ यानी राष्ट्रीय परिदृश्य को है जो कि देखने वाले हैं, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। तो देखिए, पहला ही जो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जो टॉपिक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई साहब। ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। तो यहाँ पर देखिए, भारत सरकार की जो एनईपी 2020 आई थी, इसने इसमें लक्ष्य क्या था, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसमें लक्ष्य रखा गया था 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जो कि रखा गया है। इसी संकल्पना को पूरा करने के लिए 2022 में देखिए एक स्कीम आती है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। 2022 में स्कीम कौन सी आती है? उल्लास स्कीम आती है। इल्फा इसका जो है फुल फॉर्म भी ध्यान दीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। और ये किसके अंतर्गत थी? तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत है, जो कि शुरू की थी, जिसमें कहा गया था कि 15 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी लोग हैं, तो वहाँ पर भारतीय नागरिकों को बुनियादी पढ़ना लिखना और अंक गणित सिखाने के लिए ये काम करने का लक्ष्य है जो कि रखा गया था। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है, ठीक। अब देखिए, उल्लास की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा और लद्दाख ने ऐतिहासिक उपलब्धियां जो कि हासिल कर ली हैं, और ये अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित कर दिए गए। अब देखिए, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, पूर्ण कार्यात्मक साक्षर का मतलब क्या है, तो ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। ये कथन में पूछा जा सकता है कि यदि कोई भी राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो जिसकी साक्षरता दर यदि 95% से अधिक है, तो उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर है जो कि घोषित कर दी जाएगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए, उल्लास की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसके बारे में उल्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। उल्लास जो है देखिए, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत जो मिजोरम है, ये आधुनिक भारत का पहला राज्य था जिसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्जा है जो कि मिला है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। 30 मई 2025 को उल्लास के अंतर्गत ही है जो कि दूसरा यानी राज्य बनता है कौन? गोवा। एक तो मिजोरम बन जाता है, देखिए मिजोरम, दूसरा आपका गोवा बन जाता है, और इसके बाद ये लद्दाख है जो कि बन जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। 24 जून 2024 को ये भारत की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई थी, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए ना, तो आपको लद्दाख आंसर लगाना है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। केरल को ऐतिहासिक रूप से देखिए 100% साक्षर राज्य कहा जाता है, क्योंकि 1990 के दशक के संपूर्ण साक्षरता अभियान के बाद ही है जो केरल काफ़ी ज़्यादा शिक्षित राज्य है और लिटरेसी रेट में प्रथम स्थान पर है जो कि आता है, ठीक है। जून 2025 में देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। जून 2025 में त्रिपुरा जो है तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य है जो कि बन गया। ये पॉइंट भी आपको जो है ध्यान देना है, ठीक। इसके बाद एक सेकंड, इसके बाद अगला देखते हैं यहाँ पर क्या टॉपिक है। तो अगला टॉपिक है देखिए, संविधान हत्या दिवस। भाई साहब, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। संविधान हत्या दिवस। अब देखिए, संविधान हत्या दिवस किस दिन मनाए जाने की घोषणा की है प्रधानमंत्री मोदी ने, तो ये चीज ध्यान देगा, 25 जून को। 25 जून को क्यों? क्योंकि 1975 को इसी दिन है जो कि क्या कहते हैं, आपातकाल लगाया गया था, और ये आपातकाल तीसरी बार है जो कि भारत में लगाया गया था। और अगर दो आपातकाल की बात की जाए तो कौन कौन से लगा था, तो देख सकते हैं। सर्वप्रथम जो आपातकाल लगा था 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 तक लगा था, लगभग 6 साल तक चला था। और जो दूसरा आपातकाल लगा था, जो 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस समय लगा था। जो तीसरा देखिए आपातकाल था, ये 25 जून 1975 को जो कि लगा था, लेकिन यह जो आपातकाल था, ये आंतरिक गड़बड़ी यानी इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण है जो कि लगाया गया था, जिसे अब इंटरनल डिस्टरबेंस को हटाकर यहाँ पर क्या लिखा गया है, तो सशस्त्र विद्रोह है जो कि लिख दिया गया है, ताकि क्या कहते हैं, इसका मिसयूज कोई भी गवर्नमेंट ना कर पाए। अब देखिए, 352 से लेकर 360 तक है जो कि आपातकाल से संबंधित उपबंध है, और ये देख सकते हैं भाग कौन सा है, ये आपका 18वां भाग है। कौन सा? 18th नंबर के भाग में है जो कि आपातकाल के बारे में जानकारी है जो कि लिखी गई है। 352 में देखिए आपका क्या है, तो नेशनल इमरजेंसी हो गया। 356 में क्या है,
तो स्टेट में जो इमरजेंसी लगती है वो हो गया। इसके बाद देखिए 360 में क्या है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो कि आती है, और ये आज तक भारत में कभी नहीं लगी है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 जून 2025 को, ये आप देख सकते हैं, संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र के रक्षकों को श्रद्धांजलि देने का काम है जो कि किया है। इसके पहले ध्यान दीजिएगा, ये अधिसूचना यानी अधिसूचना कब ये जारी की गई थी, तो 11 जुलाई 2024 को ही है, जो कि इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय है जो कि लिया जा चुका था। यानी सरकारी गजट में ये 11 जुलाई 2024 की ही अधिसूचित कर दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं 12 जुलाई 2024 को भारत का राजपत्र जो गजट होता है इसमें भी प्रकाशित कर दिया गया था। जारी अधिसूचना के आधार पर ये 25 जून 1975 को जो आपातकाल की घोषणा हुई थी, उसी के कारण है जो कि यहाँ पर 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में है जो कि मनाने की बात कही गई। बस इतना बस आपको ध्यान देना है, और चीज़ें आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। और ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद मुक्ति दिवस महत्वपूर्ण है। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस है जो कि मनाया जाता है। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हो जाता है, उसके 13 महीने बाद तक हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिलती है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। हैदराबाद को अंततः जाकर 17 सितंबर 1948 को ही आप देख सकते हैं ऑपरेशन पोलो के तहत है जो कि इन्हें आज़ादी मिलती है निजाम के शासन से। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम थोड़ा पेन बदल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मज़ा आ नहीं रही है इसमें। तो ठीक, अब हम इससे करते हैं, ये थोड़ा मुझे सही लग रहा है, ये कम से कम ऐसे आएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए देश का अगला पॉइंट क्या है, अगला देखिए टॉपिक है, देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी कार्गो टर्मिनल है जो कि आपका आया हुआ है। तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, तो इससे संबंधित भी पॉइंट है आपको जो है ध्यान देना है। तो देखिए मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल जो है एक ऐसा ढांचा या सुविधा होती है जिसमें सड़क, रेल, जलमार्ग और हवाई मार्ग के बीच जो है माल और या सामान को सुविधापूर्वक और कुशलता से स्थानांतरित इसमें किया जा सकता है। 17 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री जो हैं आपके रेल मंत्री हैं, ये है अश्विनी वैष्णव। इन्होंने देखिए हरियाणा के गुरुग्राम जिले में, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, गुरुग्राम जिले में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर संयंत्र, ओ भाई साहब ये इतना भयंकर क्यों हो रहा है, इसे तो हटाना पड़ेगा। ये हट भैया, हट जाओ हट जाओ, ये कैसे हटेगा, इरेजर एक्टिवेट हुई, ये हट जाओ भैया, इतना भयंकर थोड़ी ना हमें करना है। ये भाई साहब सही नहीं लग रहा है, इसी को कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा सही से लिखे। तो ये आप देख सकते हैं मानेसर संयंत्र में, यानी हरियाणा के गुरुग्राम क्षेत्र में ही है, गुरुग्राम जिले में। ये आपका देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है जो कि स्थापित किया जा रहा है, बस इतना आपको ध्यान देना है। इसके इसमें जो संचालन किया जाएगा, इससे हो गएगा तो सालाना जो है 4.5 लाख वाहनों को सीधे मालगाड़ियों में लाद कर भेजने की क्षमता है जो कि आ जाएगी। बस इतना पॉइंट है जो कि आपको ध्यान देना है, और कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चीज़ और ध्यान दीजिएगा। तो जो पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ये कब आया था, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2021 में है जो कि मोदी जी के द्वारा लाया गया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक। अब देखिए ये एक दुखद घटना है, लेकिन इसके बारे में भी आपको जानकारी रखना है क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। एयर इंडिया ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चीज़ भी। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की जो उड़ान है AI-171, तो इसका देखिए एयरप्लेन का नाम जरूर ध्यान दीजिएगा, बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर था जो कि अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद जो मेघानी नगर स्थित जो रिहायशी इलाका यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, और ये अहमदाबाद से लंदन है जो कि जा रही थी। और यहाँ पे एयर इंडिया फ्लाइट AI-171, जिसे हम लोग बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर के नाम से जानते हैं, तो ये अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ही थोड़ी दूर जाता है, जिसमें क्या कहते हैं आग लग जाती है, और इंजन फेल्योर की वजह से वहाँ पर कारण निकला है जो ब्लैक बॉक्स मिला था, तो उसमें जानकारी मिली है कि इंजन फेल्योर की वजह से जो कि दुर्घटना हुई थी। तो यहाँ पे बोइंग 7878 विमान में कुल कितने लोग थे, तो देख सकते हैं 242 लोग थे, और ये सभी के सभी क्या कहते हैं मारे गए। सिर्फ एक व्यक्ति है जो कि बचा है, और रमेश नाम का कोई व्यक्ति था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है।
यहाँ पे देख सकते हैं विश्वास कुमार रमेश, यही है, यही व्यक्ति है जो कि बच गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जीवित बचे यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। कुल मरने वालों की संख्या 280 से अधिक है, ये चीज़ भी है जो कि आपको ध्यान देना है। और इसमें जो है देखिए गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जी, इनकी भी मृत्यु हो गई है, ये चीज़ भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस का जो अवशेष था ना, ये कहाँ पर जाकर क्या कहते हैं हिट किया था, तो ये एक बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल है, यहाँ पर जाकर गिर जाता है, जिसके कारण से यहाँ भी कई लोगों की मृत्यु है जो कि हो जाती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसमें देखिए 169 भारतीय लोग थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली थे और एक जो कनाडाई यात्री था, ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। और ये देखिए जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर है ना, तो इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, ये वर्ष 2011 में है जो कि कॉमर्शियल रूप से यूज हो रहा है। एयर इंडिया की तरफ से दुर्घटना में पीड़ित के परिवारों को 25 लाख रुपए है जो कि दिया जा रहा है। और यह राशि जो है मूल कंपनी जो टाटा सन्स के द्वारा टाटा सन्स ने भी इनके लिए अलग से है जो कि फंड दिया है। 1 करोड़ रुपए इन्हें मुआवजे के रूप में अतिरिक्त दिया गया है, यानी 1 करोड़ ये और 25 लाख एयर इंडिया की तरफ से जो कि दिया गया है। ठीक है, भारत देखिए अन्य भीषण त्रासदियां आप देख सकते हैं, 2010 में मंगलुरु विमान दुर्घटना हो जाती है। 1978 में एयर इंडिया मुंबई दुर्घटना होती है। 1985 में एयर इंडिया बम कांड हो जाता है। 1996 में चरखी दादरी मध्य आकाश टक्कर भी है जो कि होती है। इसको देखिए फ्लाइट रिकॉर्डर की बात कर लेते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है, ये कथन में पूछा जा सकता है कुछ क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। फ्लाइट रिकॉर्डर जो होता है यह एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग उपकरण होता है जिसे जो है विमानों पर लगाया जाता है। और इससे होता क्या है, तो विमान दुर्घटना और घटनाओं की जांच में मदद करता है। इसे आमतौर पर हम लोग ब्लैक बॉक्स नाम से जानते हैं। यह डिवाइस 2 प्रकार की होती है, एक तो एफडीआर, एक सीवीआर। ये एफडीआर क्या कहते हैं, तो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर कहते हैं। और सीवीआर क्या होता है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। कॉकपिट में क्या होता है, जहाँ पर पायलट बैठते हैं उसे ही कॉकपिट कहते हैं। ठीक है, यानी इंजन के आसपास का एरिया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यह जो है नारंगी रंग का होता है, ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है, ताकि ये दुर्घटना के समय आसानी से खोजा जा सके। और ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा, इसकी विशेषता है कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान को भी है जो कि ये झेल सकता है, ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद और क्या है अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने देखिए जातीय जनगणना की है जो कि अनुमति दे दी है। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता के बाद जो है 1931 की जनगणना जब हो जाती है, 1931 की जनगणना के बाद से आज तक जातीय जनगणना नहीं हुई है। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था, लेकिन उसके आंकड़े आज तक जारी नहीं किए गए हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 1931 की जनगणना के बाद जो आगामी जनगणना है 2027 की, इसमें जातियों की गणना करने का ऐतिहासिक निर्णय है जो कि लिया गया है, जिससे सामाजिक न्याय की नीतियों को बनाने में आगे जाकर मदद मिलने वाली है। ठीक है, जनगणना देखिए संघ सूची का विषय है, यानी इसे राज्य सरकार नहीं क्या कहते हैं सर्वेक्षण नहीं करा सकते हैं, यानी सर्वे नहीं करा सकती है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जनगणना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, संघ सूची का विषय है ये। और संविधान में अनुच्छेद 246 और ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। 16 जून 2025 को भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान किए जाने की अधिसूचना है जो कि जारी कर दी गई है। और यह जनगणना जो है 2 चरणों में है जो कि होने वाली है, देख सकते हैं 2 चरणों में होगी। एक तो होगा आपको देखिए 1 अक्टूबर 2026 को, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्र में स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी इसके अलावा जो पूरे देश में ये 1 मार्च 2027 से है जो कि जनगणना स्टार्ट होगी, ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। चिनाब रेल पुल विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, ये रियासी जिला है, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर के चिनाब नदी पर यह पुल बनाया गया है जो कि सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। और इसकी ऊंचाई ध्यान दीजिएगा 359 मीटर है नदी तल से। और कुल लंबाई की बात करें तो 1315 मीटर यानी 1.3 किलोमीटर के आसपास है। और यह भारतीय रेलवे के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसमें जो है देखिए यह जो है इसकी विशेषता क्या है, तो 8 रिएक्टर स्केल तक का ये भूकंप झेल सकता है। और इसके अलावा 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या कहते हैं जो हवाएं चलती हैं, यानी आंधी तूफान यदि आता है तो इनके भी ये सामना आराम से कर सकता है। इस ब्रिज को लगभग 120 वर्ष तक बने रहने के लिए जो कि निर्मित किया गया है, यानी इसकी लाइफ लाइन 120 वर्ष से है। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चिनाब रेल पुल का जो कि उद्घाटन किया गया, ये चीज़ ध्यान दिया गया। इसका निर्माण कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन और इसके अलावा आईआईटी और भारतीय
अनुसंधान एवं डीआरडीओ के द्वारा है। डीआरडीओ की स्थापना ध्यान दीजिएगा 1958 में है, जो कि होता है डीआरडीओ भी इसमें शामिल होता है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। ठीक, इसमें देखिए स्ट्रक्चरल स्टील का प्रयोग है जो कि किया गया है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इससे होगा क्या कि यह जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को है जो कि सहन कर सकता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसकी स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के लिए सबसे अत्याधुनिक टेक्ला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल है जो कि किया गया है, जो कि डिजाइन और निष्पादन में उच्चतर की सटीकता है, जो कि यानी ये क्या कहते हैं सटीकता से काम करने के लिए है, जो कि टेक्ला सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किया गया था, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चिनाब रेल पुल को बनाने में कितना रुपया लगा भाई साहब? 1486 करोड़ रुपए है जो कि लगा है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, 1486 करोड़। और ये जो है चिनाब पुल है ना भाई साहब, आईफिल टावर से भी है जो कि लंबा है, ये देख सकते हैं आप कितना लंबा है, तो 35 मीटर अधिक लंबा है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसकी क्या कहते हैं, इस ब्रिज की क्या कहते हैं बनाने की मंजूरी कब की गई थी? 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी तरफ से इस ब्रिज को बनाने की मंजूरी है जो कि दे दी गई थी। लेकिन काम इसमें काफ़ी ज़्यादा लेट है जो कि शुरू हुआ था, और अब ये वर्तमान में बनकर तैयार हो चुका है, और इससे ट्रेनें भी हैं जो कि जाने लगी हैं, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। ठीक है, विश्व के सबसे ऊंचे अन्य रेलवे ब्रिज के बारे में बात करूँ तो इन्हें आप छोड़ सकते हो, उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये भारत में नहीं है। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की बात कर लेते हैं। इसकी इकाई 1 है जो कि स्टार्ट कर दी गई है। ये चीज़ ध्यान दी गई, ये कानपुर में है। कहाँ पर है भैया ये? तो ये आपका कानपुर में, ये आप देख सकते हैं घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में एक प्रमुख कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यह जो है 1980 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना केंद्र जो है एनएलसी इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार का जो यूपीआरवीयूएनएल है, इसके द्वारा है जो कि बनाया जा रहा है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना 660 मेगावाट राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। 2016 को इसे मंजूरी मिली थी, और इसे जो है नैने वाली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा है संचालित किया जा रहा है। इसमें देखिए एनएलसी इंडिया की 51% है जो कि हिस्सेदारी रहेगी, और यूपीआरवीयूएनएल की 49% हिस्सेदारी है जो कि रहने वाली। इसका मतलब क्या है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक प्रकार से इसकी मुख्य सरकार है जो कि रहने वाली है, उसी का ज़्यादा हिस्सा है। ठीक है, घाटमपुर विद्युत परियोजना से उत्पन्न जो विद्युत हो गई, यह राज्य विद्युत निगमों को यानी बेचने का काम है जो कि करेगा। 75% जो बिजली है ये उत्तर प्रदेश को मिलेगी, और शेष जो 25% बिजली है ये असम राज्य को है जो कि आवंटित की जाएगी। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, क्योंकि असम उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है, तो आपको लगेगा कि असम इसमें गलत होगा, लेकिन यह असम राज्य को ही है जो कि रुपया वो क्या कहते हैं बिजली देगा। ठीक है, ताज़ा आधिकारिक अनुमान के अनुसार परियोजना की जो कुल लागत है ये 21,780 करोड़ है। ठीक है, और 2026 तक इसके प्रारंभ होने की संभावना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अगला क्या है, लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन, भैया ये कहाँ पर होता है? तो ये चीज़ ध्यान दी गई, ये भोपाल में है जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश की राजधानी में आयोजित किया जाता है। यह जो है 3 समूही जयंती के उपलक्ष्य में है जो कि आयोजित किया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है अहिल्याबाई जी के द्वारे में। ठीक है, जी के बारे में, अहिल्याबाई होलकर जी की 3 समूही जयंती थी जिसके कारण से इसे स्टार्ट किया गया है। ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे बात करें, यहाँ पर थोड़ा-सा लग रहा है कट गया है क्या भैया? लग तो रहा है कट उट गया, तभी जाके ये यहाँ पर गायब है। चलो हम इसे देख लेंगे। बस आपको ये ध्यान देना है अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में इतने पॉइंट जितने मैंने बताए हैं ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसे हम आगे देख लेंगे यदि छूटा होगा, ठीक है? अगर ये कट गया होगा पीडीएफ में। अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर जब होता है, ऑपरेशन सिंदूर कब होता है? देखिए 12 मई के आसपास है जो कि ये दुर्घटना होती है। उसके बाद आराम से भारत सरकार समय लेती है, और उसके बाद है जो कि ऑपरेशन सिंदूर को करती है। आप लोग डेट बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर कब स्टार्ट होता है? इसमें देखिए जो विभिन्न क्या कहते हैं आपके हथियार प्रणालियाँ हैं जो कि यूज़ की गई थी, इनके बारे में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि कौन-कौन सी हथियार प्रणाली किस देश से संबंधित है, या भारत के द्वारा कौन-कौन से हथियार प्रणाली बनाए गए थे और उनकी विशेषता क्या थी। तो देखिए दसाल्ट कंपनी के द्वारा जो राफेल लड़ाकू विमान है, तो यह आपको पता ही होना चाहिए कि ये फ्रांस के संबंधित है, यानी फ्रांस देश से संबंधित हैं। ये चीज़ ध्यान दी गई। स्काल्प या स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल जो है इसकी उत्पत्ति यूरोपीय के द्वारा है जो कि किया गया है, और इन स्काल्प मिसाइलों का भी है जो कि यूज भारत की तरफ से किया जाता है। इसको देखिए हैमर, हैमर क्या है भैया? तो हैमर ध्यान दीजिएगा हाईली
हाईली एग्जाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज है इसकी उत्पत्ति भी फ्रांस के द्वारा जो कि की गई थी। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का भी है जो कि भारत के द्वारा प्रयोग किया गया है, जिसकी उत्पत्ति भारत और रूस की संयुक्त उद्यम है जो ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा है जो कि बनाया गया है। और इसकी जो है ब्रह्मोस की एक इकाई जो है लखनऊ में भी है जो कि स्टार्ट कर दी गई है। ये पॉइंट भी है जो कि आपको ध्यान देना है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारतीय सेना हथियार प्रणाली की बात करें तो एक तो स्काई स्ट्राइकर ध्यान दीजिएगा, ये भी एक म्यूनिशंस है जो कि भारत इजराइल के द्वारा दोनों के द्वारा है जो कि बनाया गया है। आईएआई का यानी इंडियन एयरफोर्स का देखिए हरोप लाइटनिंग म्यूनिशन है जिसकी उत्पत्ति इजराइल के द्वारा है जो कि की गई है और भारत भी इसमें इसको बनाने में सम्मिलित था। देखिए S-400 ट्रम्प जो है ये क्या कहते हैं रशिया के द्वारा है जो कि भारत को दिया गया था और इसको भारत ने नाम दिया है सुदर्शन चक्र। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इसका नाम सुदर्शन चक्र है और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि रूस के द्वारा बनाया गया था। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इसकी उत्पत्ति भारत के DRDO की तरफ से है जो कि किया गया था। ठीक है, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है, ये भी S-400 की तरह काम करता है, बस ये है इसकी क्या कहते हैं मारक क्षमता थोड़ी सी कम है। इसके बाद आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की घोषणा है जो कि की जा चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में देखिए सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम, इसमें जो है सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत ये इसमें देखिए रुपये कितना खर्च किया जा रहा है, बजट यानी 76,000 करोड़ रुपए है जो कि सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में खर्च किया जा रहा है, जिसमें जो है निर्माण संयंत्र बनाए जाएंगे और असेंबली टेस्ट यूनिट को भी है जो कि वित्तीय प्रोत्साहन है जो कि दिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत है जो कि की गई है। यह मिशन सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत है जो कि किया जा रहा है, जिसमें 76,000 करोड़ रुपए का बजट है जो कि रखा गया है। 14 मई 2025 की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देखिए देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा जो कि कर दी है। और यह यूनिट देखिए HCL यानी हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड और फॉक्सकॉन कंपनी दोनों ये मिलाकर यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिकीकरण विकास प्राधिकरण जो है एडा में जेवर एयरपोर्ट के पास है जो कि इसकी स्थापना की जा रही है। और HCL एवं फॉक्सकॉन दोनों क्रमशः भारत और ताइवान की कंपनियां हैं। ये HCL भारत की और फॉक्सकॉन जो है ताइवान की कंपनी है। ये पॉइंट भी आपको जो है ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यह यूनिट क्या करेगी तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, PC, ऑटोमोबाइल जैसे डिस्प्ले संबंधी उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण है जो कि यह करेगी कहाँ पर जेवर एयरपोर्ट के पास जो एडा के पास बनाया जा रहा है। इसमें देखिए 20,000 वेफर्स प्रतिमाह उत्पादन के उद्देश्य से है जो कि इसे स्थापित किया जा रहा है और इसका वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष 2027 से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए स्वीकृत जो 6 सेमीकंडक्टर इकाइयाँ तो भैया ये कौन कौन सी इन्हें देख लेते हैं। तो ये आपकी कौन कौन सी, एक तो माइक्रॉन ATMP है पहली, ध्यान दीजिएगा ये गुजरात साड़ंद में है। गुजरात साड़ंद में दो है, एक है ये वाली माइक्रॉन ATMP होगी, इसके अलावा गुजरात साड़ंद में कैनस सेमिकॉन OSAT भी है जो कि स्टार्ट की गई है। टाटा PSMC है जो कि धुलेरा गुजरात में, देखिए गुजरात में साड़ंद में हो गई, धुलेरा में हो गई। इसके अलावा गुजरात साड़ंद में एक और है, गुजरात साड़ंद में तीसरी, भैया तीन तीन गुजरात साड़ंद में है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। HCL फॉक्सकॉन तो एडा में हो गई यूपी में, ठीक है, जो मई 2025 में इसकी मंजूरी दी है। इसके अलावा देखिए असम में भी एक है TSAT टाटा के द्वारा है, टाटा और ATMP के द्वारा है जो कि मिलकर ये लोग सेमीकंडक्टर का निर्माण है जो कि करेंगे। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए केंद्रीय मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने 13 मई 2025 को रेनेसिस इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड रेनेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के दो उन्नत डिजाइन केंद्र बनाए हैं। भैया कहाँ पर समर्पित किए हैं इन दोनों को, एक तो नोएडा में है, दूसरा बेंगलोर में। यह केंद्र जो है पहली बार 3 नैनोमीटर तकनीक पर चिप डिजाइन करेंगे। देखिए 3 नैनोमीटर तकनीक का मतलब ये होता है जितने कम नैनोमीटर का क्या कहते हैं प्रोसेसर वगैरह आप देखते हैं ना, 8 नैनोमीटर का आता था, अब 4 नैनोमीटर का था, अब तो 3 नैनोमीटर की भी आने लगा। यानी क्या कहते हैं वो उसकी बनावट छोटी होती जाती है और उसकी पावर बढ़ती जाती है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, यह देश के लिए एक तकनीकी छलांग है कि हम सीधा 7 नैनोमीटर व 5 नैनोमीटर डिजाइन कर चुके थे, लेकिन 3 नैनोमीटर पर कार्य करना एक सीमा है, यानी ये एक अच्छी चीज़ है भारत के लिए आने वाले समय में। ठीक है, इसको देखिए जन जन सुरक्षा योजना के बारे में अगले वीडियो में है जो कि देखने वाले हैं हम। यहाँ पर देखिए चीज़ों को अच्छे से छोटी छोटी वीडियो में करना चाहते हैं ताकि आपको ज़्यादा बोझ ना पड़े और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी बता रहा हूँ वो जरूर ध्यान दीजिएगा। यदि आपको वीडियो को लेकर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।